आपको याद होगा कि मूसा नदी के इस तरफ ओल्ड सिटी, दूसरी तरफ न्यू सिटी। ओल्ड सिटी में कर्फ्यू, न्यू सिटी में कर्फ्यू नहीं है। तो 2 घंटे का कर्फ्यू का रिलैक्सेशन था। उस पीरियड में मैं जाके चादर घाट से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके आया कर्फ्यू के दौरान ही, और देखा उसमें तो एक जॉब्स निकली थी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो पैरामिलिट्री की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला ने उसमें सिलेक्शन करवा दी। और एज ए डीएसपी, डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर, मैं 1994 बैच में ज्वाइन किया था। तो वो स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट सर्विस में और फोर्सेस में आपको मिलती है, वो स्टेबिलिटी शायद ही कहीं मिल पाए। और एक वतन की जो खिदमत का जज्बा है, वतन की खिदमत का तो जज्बा अल्टीमेट है। मतलब आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन है आपको, और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, यस यू कैन डू समथिंग फॉर द कंट्री। तो वो बहुत ज़रूरी है। थ्रिल है, सेटिस्फैक्शन है, एडवेंचर है, जिसको जिस तरीके का चाहिए वो सब चीज़ें मिलती हैं। लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है आपको। भाई आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो ऑब्वियसली सारे लोग आपको देख करके ही सैल्यूट करने लग जाते हैं। आई वॉज इन टॉप 10 ऑफ दैट ग्रुप जो सेलेक्ट हुए थे यूएन के लिए। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू में फिर एक बार आपका खैर मक़दम है। आज एक नए मौजू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है आर्म फोर्सेस में मौक़े, यानी करियर इन आर्म फोर्सेस। और हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मद्दू किया है कमांडेंट CRPF जनाब मोहम्मद अब्दुल मजीद रिजवान साहब को। गुफ्तगू शुरू करने से पहले रिजवान साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ इस तरह है कि मोहम्मद अब्दुल मजीद रिजवान साहब CRPF में कमांडेंट के ओहदे पर फायज़ हैं और वो फ़िलहाल जम्मू व कश्मीर में पोस्टेड हैं। रिजवान साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और आप 28 साल से CRPF से वाबस्ता हैं। अपनी इस लंबी सर्विस में आप मुल्क के तकरीबन सभी स्टेट्स में काम कर चुके हैं, ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जम्मू और कश्मीर और नक्सलेट अफेक्टेड एरियाज़ में आप खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आप रैपिड एक्शन फोर्स RAF सिकंदराबाद की बटालियन भी कमांड कर चुके हैं और आप यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में भी डिप्यूटेशन पर कोसोवो जो यूगोस्लाविया का साबिक़ा हिस्सा था में भी काम कर चुके हैं। रिजवान साहब, गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। शुक्रिया। काफ़ी शानदार करियर रहा है आपका। 28 साल से आप CRPF में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किस तरह आप CRPF में वहाँ पर जो है दाखिल हुए और किस तरह आपका करियर रहा, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपकी जो स्कूलिंग हुई वो किस तरह की थी? क्या आपको NCC या स्काउट्स वगैरह का कोई शौक़ था? स्पोर्ट्स में भी थे? ये हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा बेसिक एजुकेशन तो सिद्दीपेट का है। मेरी वालदा वहाँ पे टीचर थे गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में। तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल क्लास तक 8th क्लास तक मैं वहाँ सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद फिर 8th के बाद में सिद्दीपेट में जो है कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल और नहीं था 9th 10th और हायर एजुकेशन। तो फिर मैं हैदराबाद आ गया और वहाँ पे मदरसे आलिया से मैं 9th और 10th पढ़ा। फिर इंटरमीडिएट के लिए मैं वापस सिद्दीपेट गया, इंटर वहाँ पे डिग्री कॉलेज से इंटर कंप्लीट करके फिर वापस हैदराबाद आया और मुमताज़ कॉलेज से फिर मैं ग्रेजुएशन BSc जियोलॉजी से किया था जी। तो स्काउट्स एंड गाइड्स और NCC वगैरह उस वक्त था भी नहीं वहाँ पे हैदराबाद सिद्दीपेट में स्कूल में, और कुछ इतना रुझान भी नहीं था उस तरफ। हाँ, स्पोर्ट्स के नाम पे बस एक क्रिकेट खेलते थे और नॉर्मल स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट ज़रूर था, सब गेम्स की जानकारी थी, लेकिन स्पोर्ट्स खेलने का मौका जो है वो सिर्फ क्रिकेट का ही मिला समझे जी। फिर आपका दाखिला जो है आर्म फोर्सेस में हुआ जी। हमें ये बताएं कि क्या जज्बा था, किस तरह शुरुआत हुई, आपको किससे इंस्पिरेशन मिली कि आप जो है आर्म फोर्सेस के लिए आप अप्लाई करें और उसमें दाखिला हासिल करें? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हैदराबाद में जो है सियासत पढ़ते थे और उसमें कई जॉब्स के और उसके एडवर्टाइजमेंट्स और उस तरीके की जानकारी वो सब मिलती रहती थी।
तो एक रुझान पैदा हुआ कि भाई जो भी करना है यहीं पे करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, कहीं भी इंडिया में रह के। क्योंकि उस वक्त आपको मालूम है जो हैदराबाद में आमतौर पर रुझान वही था कि बच्चा 18 साल का हुआ नहीं कि पासपोर्ट बनाए और बाहर चले गए। तो गल्फ़ का बहुत ज़्यादा उस वक्त चलन था, लेकिन मेरा संभव रुझान नहीं था उस तरफ। और मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जो भी एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है वीकली, दिल्ली से निकलता है वो, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रेगुलरली पढ़ता था मैं। और उससे भी जो है काफ़ी इस तरफ रुझान डेवलप हुआ कि किसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स में यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है और मिल सकता है। तो उस तरीक़े से सफ़र शुरू हुआ। और इनफैक्ट मेरा पहला जॉब जो लगा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू था, तो वो 10th के बेसिस पे ही मिला था। और जूनियर असिस्टेंट का जॉब था दिल्ली में, और ये 1990 की बात है। तो मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था, उसी बीच में मैं निकल गया। समर वेकेशन के टाइम पे इत्तेफाक से कॉल लेटर आया, तो मैं जाके दिल्ली ज्वाइन किया था और क़रीब 8-9 महीने वहाँ पे काम किया। लेकिन उस पीरियड में आपको याद होगा कि जो है बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था, और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह फसादात और उस तरीक़े का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था। तो वो जॉब मैं ज़्यादा दिन कर नहीं सका। 8-10 महीने बाद में फिर घर से इसरार हुआ कि अब छोड़ दो, वहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो फिर वापस आ गया मैं। वापस आके फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू करने लगा। तो एक लंबी स्टोरी है जी। तो फिर आपने CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट है UPSC से जो होता है जी, वो बावखार और प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक किया। तो ये बताएं कि ये इसके बारे में आपको किस तरह मालूम हुआ, किसने आपसे कहा, कैसा आपने इसके लिए तैयारी की, वो हमें बताएं। बस ये दिल्ली में जाके जब मैं वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मेरी जॉब थी, तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे सारी चीज़ें सामने आई कि किस तरीके से कंपटीशन की लोग तैयारी करते हैं। और उधर काफ़ी स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। लंच टाइम में हम लोग वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नॉर्थ ब्लॉक के पीछे, साउथ ब्लॉक के पीछे जमा होते थे लंच टाइम में। तो वहाँ पे यही डिस्कशन सबके आमतौर पे रहते थे कि कौन सा एग्ज़ाम लिखना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो वहाँ से एक ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और करीब मैं 7 या 8 महीने वहाँ पे काम किया था। उन 8 महीनों में ये आइडिया लग गया कि ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू आपको अप्लाई करना है और ये करना है। तो एक अच्छा वाक़या मैं सुनाता हूँ जो व्यूअर्स के लिए, मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल होगा। कि मैं वहाँ जब जॉब कर रहा था दिल्ली में, तो 7-8 महीने बाद मैं लीव लेके घर पे आया, और आते ही कुछ सिचुएशन ख़राब हुई और कर्फ्यू लग गया हैदराबाद में। और हम मलकपेट में रहते थे, मलकपेट में मकान था हमारा आबाई। तो जैसे कर्फ्यू लगता है तो आपको याद होगा कि मूसा नदी के इस तरफ ओल्ड सिटी, दूसरी तरफ न्यू सिटी। ओल्ड सिटी में कर्फ्यू, न्यू सिटी में कर्फ्यू नहीं है। तो 2 घंटे का कर्फ्यू का रिलैक्सेशन था। उस पीरियड में मैं जाके चादरघाट से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके आया कर्फ्यू के दौरान ही, और देखा उसमें तो एक जॉब्स निकली थी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो पैरामिलिट्री की थी। तो इंटरमीडिएट के बेसिस पे था, जो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन चल ही रहा था उस वक्त, तो इंटरमीडिएट के बेसिस पे था। तो मैं अप्लाई करना चाहता था, लेकिन कर्फ्यू की वजह से 2 दिन का टाइम था उसके अंदर लास्ट डेट में, तो मैं साइड में डाल दिया था। लेकिन फिर वालिद साहब मेरे पेपर देख के बोले, अरे वो आया है मैं जाके तुम अप्लाई क्यों नहीं करते। तो मैं बोला कर्फ्यू चल रहा है और लास्ट डेट है, इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं सकता अपना एप्लीकेशन। तो बोले कि नहीं तुम जाओ अप्लाई करो और वही रिलैक्सेशन में जा कर के कर लो। तो फिर कर्फ्यू के 2 घंटे रिलैक्सेशन में मैं जाके काचीगुड़ा पोस्ट, क्योंकि उस ज़माने में ये सब ऑनलाइन सिस्टम नहीं थे जी, और पोस्टल ऑर्डर लेकर के वहाँ से अप्लाई करना पड़ता था। तो पोस्ट ऑफिस काचीगुड़ा में जाके वहाँ से पोस्टल ऑर्डर लेके अप्लाई किया और डाल के वापस आ गए। फिर भूल गए, महीने भर बाद में फिर वो कॉल लेटर्स आए। तो फिर मरहला दर मरहला 4 स्टेजेस पे एग्जामिनेशन हुआ, एक स्टेज क्लियर होता गया। अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि वो जॉब मुझे मिल गई जी। तो उस वक्त तक मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका था। फाइनल ईयर कंप्लीट होते ही ग्रेजुएशन का मैं सीधे अपॉइंटमेंट लेटर तैयार था और बेंगलोर में जाके ज्वाइन कर लिया था मैं
जी, तो इस तरह आपने आर्म फोर्सेस में दाखिला जी आर्म फोर्सेस में दाखिला एक तरीके से हो गया वहाँ पे, लेकिन वो मिनिस्ट्रियल कार्डर में था जी। तो अब वहाँ से जुस्तजू तो कंटिन्यू थी, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी थी और अप्लाई करना था, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं पैरामिलिट्री के जॉब में। तो उसी बीच में मैं फिर ये CAPF का अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला ने उसमें सिलेक्शन करवा दी और एज ए DSP डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर मैं 1994 बैच में ज्वाइन किया था। माशाल्लाह। ये जो इम्तिहान है जो आपने जो क्रैक किया वो कितना मुश्किल या कितना आसान है, वो किस तरह जो है आपने उसकी तैयारी की मरहला वार वो हमें बताया थोड़ा। जी, अब देखिए उस टाइम पे तो जो है हर किस्म के इम्तिहान की तैयारी चल रही है और मोर और लेस सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक जैसा ही रिक्वायरमेंट है जी। और जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं और उसमें कहीं ना कहीं क्लिक होने के चांसेस रहते हैं जी। अब हर आदमी का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कुछ स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होते हैं। जैसे मैंने BSRB का भी एग्ज़ाम बहुत सारे लिखे थे जी। तो बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा वो था तो उसमें हो नहीं सका। फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, रेलवे भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में जी। तो रेलवे के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखे। तो तैयारी तो इस तरीके से है कि जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और थोड़ा सा अर्थमेटिक का उसमें रहता है, ये सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है जी। रिजवान साहब हमें बताएं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं जो बर्री, बहरी और फ़िज़ाई जी, ये जो है हमारा कितना बड़ा एम्प्लॉयर है जी, और इसमें क्या क्या मौक़े हैं और क्या क्या स्टेजेस हैं जी, और जो हमारे बच्चे हैं उसको किस तरह तैयारी करना चाहिए। आपने कहा कि आप 10th क्लास से जो है कोशिश कर रहे हैं जी, तो हमें बताएं कि ये जो आर्म फोर्सेस हैं इसमें किस तरह दाखिल हासिल करें। आर्म फोर्सेस में देखिए एक तो 3 मेजर फोर्सेस हैं इंडिया के, जो आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं जी। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे CRP है, BSF है, ITBP, CISF और CISF जो आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी में देख रहे हैं आजकल हर जगह। पहले इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए ये स्पेशलाइज थी, लेकिन जब एयरपोर्ट्स इनके हवाले हुए तो अभी एयरपोर्ट्स मेन जो है CISF का एक रोल है। और ये सारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। और उसके अलावा पुलिस में भी इवन बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया मेरे ख्याल से करीब 25 लाख तक का पुलिस फोर्स है अलग अलग स्टेट्स में, स्टेट वाइज। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सब बच्चों के लिए कि इसके लिए एस्पायर करें, कोशिश करें, इन तीनों जगह में से कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली 3 लेवल पे होता है। एक कांस्टेबल लेवल पे जो लोएस्ट लेवल है, चाहे वो CRP का हो चाहे आर्मी का हो, आर्मी में सिपाही लेवल पे जो होता है। उसके अलावा आर्म फोर्सेस में ये JCO लेवल पे कोई नहीं होता है, लेकिन जनरली नहीं होता है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड JCOs के भी होते हैं, उसमें होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन CRPF और दूसरे पैरामिलिट्रीज़ में और सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर लेवल पे होता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है जी। जो कांस्टेबल लेवल का है उसके लिए 10th क्लास नॉर्मली, आजकल किसी किसी स्टेट में 12th क्लास कंपलसरी कर दिया है जी। और उसके बाद में 3rd लेवल होता है वो डायरेक्ट ऑफिसर्स का, जो जैसे ग्रुप 1 से तेलंगाना में भी अभी चल रहा है प्रोसेस, तो ग्रुप 1 में डायरेक्ट DSP लेते हैं, ACP बन के आते हैं जी। और वही CAPF का जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था वो भी आज भी चल रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट्स का, वो हर साल रेगुलरली होता है एग्ज़ाम। तो उसमें ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट होता है। फिर एक टॉप लेवल का जो है वो वैसे तो एंट्री लेवल पे सेम ही होता है, वो IPS का है, तो वो सिविल सर्विसेज के थ्रू होता है। एंट्री लेवल सबका सेम ग्रेड पे होता है, उसके बाद में उनके एक्सेलरेटेड प्रमोशंस हैं और वो टॉप लेवल तक पहुंचते हैं जी। तो इसकी जो तैयारी है, अगर हम CAPF के जो दूसरे कैडर्स की बात कर रहे हैं और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसकी तैयारी किस तरह की जानी चाहिए? क्या ये इसी तरह होगा कि अब डिग्री का एग्ज़ाम पास हम दे रहे हैं और पास कर रहे हैं और ये उम्मीद में
रहते हैं ये पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ आसान नुस्खा है इसके लिए? नहीं, आसान देखिए, ज़िंदगी में आसान कुछ नहीं होता अनीस साहब। जी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि भाई आसान रास्ता आपको कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। तो यू हैव टू पिक द राइट पाथ, यू हैव टू पिक द डिफ़िकल्ट पाथ रादर, तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। जी अब आसान तरीक़ा यही है कि एक जॉब मिल गया, जनरली लोग जो है फिर उसी में इक्तफ़ा करते हैं और उसी के ऊपर में जो है अपना रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। जैसे आप पूछ रहे हैं कि किस तरीक़े से तैयारी करना है, तो जो बेसिक 4 चीज़ें मैं बताया था आपको कि जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है और थोड़ा अर्थमेटिक है। यही 4 चीज़ों के ऊपर में एक रिटन टेस्ट होता है, जैसे CAPF का कांस्टेबल लेवल का, जी तो उसमें सिर्फ मैट्रिक पास। लेकिन लाइफ इतनी अच्छी है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है, शुरुआत में तकालीफ तो होती हैं हर जगह पे, टीदिंग ट्रबल बोल सकते हैं आप उस चीज़ को। तो शुरू में टफ़ लाइफ है, लेकिन बाद में चल के जो है 4-5 साल 6 साल बाद में इतना स्टेबलाइज हो जाती है लाइफ। तो वो स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट सर्विस में और फोर्सेस में आपको मिलती है, वो स्टेबिलिटी शायद ही कहीं मिल पाएगी। और एक वतन की जो खिदमत का जज्बा है, वतन की खिदमत का तो जज्बा अल्टीमेट है, मतलब आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन है आपको और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, यस यू कैन डू समथिंग फॉर द कंट्री, तो वो बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपका की जो है CAPF में एंट्री हुई डिप्टी कमांडेंट की हैसियत से, और फिर आप जो है आप तरक्की करते गए, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे जो नाज़रीन को ये बताएं कि जो मुख्तलिफ जो हमारे जो आर्मी जो आर्म फोर्सेस हैं, उसके अलावा जो CRPF है या CAPF के अंडर में जो भी और उसकी शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये इसमें क्या फ़र्क है और ये किस तरह जो है काम करते हैं, थोड़ा हमें बताएंगे। हाँ, काम करने का तरीका देखिए, आर्मी तो डिफेंस के लिए है, देश की रक्षा के लिए है, और जो है एनिमीज़ के साथ फाइट करने के लिए बॉर्डर पे बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ये रोल है। पैरामिलिट्री जो है हर एक फोर्स का अलग अलग रोल दिया गया है। जैसे CRPF है, तो CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेन फोर्स है। जहाँ भी कोई इंसर्जेंसी है, कोई नक्सलिज़म है, कोई टेररिज्म की प्रॉब्लम है, तो इन सब जगह पर CRPF सिविल पुलिस के साथ, जो लोकल पुलिस है उसके साथ में मिल कर के उनको एक पावर प्रोवाइड करती है, इन्हांस करती है उनकी ताकत को, और हालात को जो है सुधारने के लिए काम करती है। तो CRPF, ऐसे ही BSF है, BSF बॉर्डर्स पे है, बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पे BSF का रोल है। फिर ITBP है, वो इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है उसके लिए है। एक SSB एक और फोर्स है इसी तरीके की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, वो नेपाल और भूटान और उस साइड की कुछ बॉर्डर्स को वो लुक आफ्टर करती है। CISF है, टोटली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुआ करते थे जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ थी, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए था। अभी उनका मेजर रोल जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गया है। जी, तो काम का जहाँ तक सवाल है, तो आर्म फोर्सेस का मोरलेस सेम ही है, और बहुत सारे, जैसे आर्मी नॉर्मली जब वॉर नहीं हो रही है तो बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स करती है, कभी रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन वाले काम करती है, और ट्रेंड रहती है, ट्रेनिंग एक रेगुलर प्रोसेस है। जी, तो एक अहम नुक्ता ये भी है कि जो लड़के हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, बोलते हैं यार हमें ये मिलने वाला नहीं है। जी। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो कितना ट्रांसपेरेंट होता है? ये तो जो है एक हमारी सोच है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच बड़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली सोच जो हो गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्रोसेसेस 95% मैं कहूँगा कि सही हैं, बिल्कुल, बल्कि 99% मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ में कि प्रोसेसेस बिल्कुल फॉलो होते हैं, कहीं कोई इस किस्म की हेरा फेरी नहीं होती। प्रोसेस जो बनाया गया है वो रिक्रूटमेंट का पूरी तरह से फेयर है और सही तरीके से होता है। हाँ, ये है कि एक बार में कामयाबी मिलना ज़रूरी नहीं है, तो बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ट्राई एंड ट्राई अगेन, बस यही है। और एक बार आपको कुछ मिल गया तो फिर उसमें सेटिस्फाई होके ना बैठ जाएं, उसमें आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें,
इंशाल्लाह आगे तरक्की होती रहेगी। जी सर, अब आप आते हैं आपके करियर के बारे जी। में। आपने डिप्टी कमांडेंट की हैसियत से सीआरपीएफ में एंट्री ली। जी। बताएं कि एक कमांडेंट बनने तक का आपका सफ़र किस तरह रहा, कहाँ कहाँ आपने जो है अपनी खिदमत अंजाम दी, जी। आपको फॉरेन कंट्रीज़ भी जाने का जो है जी। मौका मिला, जी। उस बारे में भी हमें जी। बताएं। नहीं, बिल्कुल लाइफ तो देखिए इनिशियल स्टेजेस में टफ़ थी। मैं 94 में ज्वाइन किया था, 1 साल की बल्कि 14 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है माउंट आबू में, वहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश में नीमच में। तो ये जो एकेडमी है वो बेसिकली आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए हुआ करती थी। 1975 में हैदराबाद में जो है नेशनल पुलिस एकेडमी बन गई, तो आईपीएस की ट्रेनिंग यहाँ होने लगी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। तो ट्रेनिंग के बाद में फिर उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट बड़ा मतलब हॉट था, काफ़ी स्टेट्स में इंसर्जेंसी और प्रॉब्लम्स थी, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल और असम, इन सब जगहों पे। तो उस एरिया में ही हमारा मेजर डिप्लॉयमेंट हुआ। लगभग उसी पीरियड में जो है कश्मीर का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो उधर भी चल रहा था। तो डिप्लॉयमेंट्स हमारी, मैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद 6 साल बाद में एक प्रमोशन आया तो डिप्टी कमांडेंट बने, फिर और 6-7 साल बाद में नेक्स्ट प्रमोशन आया तो वो सेकंड इन कमांड बने, और अभी मैं 2010 में कमांडेंट बन चुका था। तो 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह बटालियन कमांड कर रहा हूँ। एक बटालियन एक बेसिक यूनिट होता है सीआरपीएफ का या एनी पैरामिलिट्री फोर्स का, यही होता है जिसमें करीब 1100 आदमी एक बटालियन में होते हैं, और उसका टोटल ऑपरेशनल लीड करना ऑपरेशंस में और एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो सारा दारोमदार मतलब जिम्मेदारी मेरे ऊपर कमांडेंट के ऊपर होती है। जी। तो आपको यूरोप भी जाने का मौका मिला, कसावो आप गए थे। जी। तो वो तजुर्बा किस तरह रहा? वो भी देखिए, ये सब मौके बहुत आते हैं। फर्स्ट एक बार फोर्स में आने के बाद में लैटरल मूवमेंट भी आप बहुत सारा कर सकते हैं। कभी डिप्यूटेशन पे आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं। तो ऐसा ही एक मौका आया 2004 में, तो ऑल ओवर इंडिया से सारे पुलिस और पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स को बुला करके और उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो करीब 200 ऑफिसर टोटली ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट हुए थे उसमें, और बहुत लंबा प्रोसेस था, टफ प्रोसेस था, जिसमें इंग्लिश का जो IELTS के जो एग्ज़ाम होता है उस टाइप के लैंग्वेज के स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, लिसनिंग और राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ड्राइविंग का है, फायरिंग का है, ये सारे टेस्ट क्लियर करके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है मौका मिला, एंड आई वाज इन टॉप 10 ऑफ दैट ग्रुप जो सेलेक्ट हुए थे यूएन के लिए। जी माशाल्लाह। तो 2004 में मुझे मौका मिला कोसोवो जाने का। कोसोवो यूगोस्लाविया का एक पार्ट है जो बाद में अलग हुआ, तो वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा था, तो यूएन अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करता है अपनी फोर्सेस को, कॉन्टिजेंट्स को, कंट्री वाइज। तो इंडियन सिविल पुलिस कंटिजेंट में मैं वहाँ पे करीब 1 साल रहने का मौका मिला। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक तो ये है कि मल्टीकल्चरल एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिला। वहाँ पर जो है अमेरिकन्स थे, जर्मन्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उसके अलावा जॉर्डेनियंस और तुर्किश। आज उनसे कांटेक्ट में भी हूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो है तुर्की में और जॉर्डन में और यूके और यूएस में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं कह सकते हैं, जिनके साथ में काम किए थे। इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अल्लाह का शुक्र है कि वो एक मौका मिला था 1 साल के लिए। जी माशाल्लाह, आपको इसी दौरान एक काफ़ी अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले। तो उस बारे में हमारे बच्चों की इंस्पिरेशन के लिए बताएं कि ये किस तरह हुआ था। जी, एक मेडल्स तो मुझे मिले हैं जो कठिन सेवा पदक के नाम से होता है, जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, आसाम वगैरह, और फिर जे.एंड.के में मैं पहले भी 5 साल रहा हूँ और अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी फिर से पिछले 2 साल से मैं कश्मीर में हूँ पोस्टेड। तो वो 3 मेडल्स मुझे वो मिले हैं। उसके अलावा फॉरेन सर्विस का मेडल मिला है जो यूनाइटेड नेशंस में काम करने के लिए। फिर डीजी कमेंडेशन डिस्क होती है एक, जो डीजी की तरफ से जो है ऑनर होता है, वो 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह मिला है मुझे। और डीजीपी जे.एंड.के की तरफ से भी एक डिस्क होता है, तो वो भी 1 बार मिला है। तो अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं। सर, अगर कोई लड़का है या उनके वालिदैन हैं, अगर आर्म फोर्सेस में जाने के ख्वाहिशमंद हैं लड़के,
उनको गाइड करने के लिए क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो लड़के जो है इंस्टेंट वहाँ से जो है गाइडेंस हासिल कर सकें? जी, इंस्टेंट गाइडेंस तो ऐसा है कि पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ा करें, उसके अंदर नोटिफिकेशन सारे हर फोर्स के आते हैं और उसके अलावा और गवर्नमेंट जॉब्स के भी आते हैं। तो वीकली न्यूज़पेपर है, ये ज़रूर पढ़ा करें और उसके अंदर जहाँ भी एलिजिबिलिटी होती है तो उसके अंदर में अप्लाई करें लोग। दूसरा ये है कि इन्फॉर्मेशन सारा उन कंसर्न्ड वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जैसे फोर्स की वेबसाइट पे कहीं भी जाएंगे, आर्मी रिक्रूटमेंट अगर आप गूगल करेंगे तो आर्मी रिक्रूटमेंट का जो लोकल सिकंदराबाद का ऑफिस है या और जहाँ कहीं भी है उसका पूरा शेड्यूल आ जाता है। उस तरीके से बीएसएफ सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाएंगे, वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं एक नंबर यहाँ शेयर करता हूँ, आप चला दें स्क्रॉल पे, तो उस नंबर पे कोई व्हाट्सएप कर सकता है। मैं वैसे बिज़ी रहता हूँ तो इमीडिएटली कॉल तो अटेंड नहीं कर सकूँगा मैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं अपने लेवल पे गाइड कर सकूँ। बल्कि मैं एक ईमेल आईडी भी दे दूँगा, तो उस ईमेल पे और उस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी पर्सनल जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई वुड गाइड देम। उसके अलावा जो है मैं कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली लड़के बट लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है और ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई लड़कियों के लिए भेजना प्रॉब्लम है या नहीं। तो कोई लड़की ज्वाइन करना चाहती है या उनके पेरेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। आई विल ट्राई टू डू माई बिट वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। लड़कियों के लिए भी अच्छा करियर है और इनफैक्ट डिसिप्लिन फोर्सेस हैं ये सारी, और वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट को लेकर के बहुत सारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन वगैरह जो पहले पुराने ज़माने में कहीं होता भी रहा हो या पहले सुनते आए हों कहानियाँ, तो उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप बच्चियों को फोर्सेस में भेज सकते हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल ये कि हमारे बच्चों को बताएं और उनके वालिदैन को भी और ख़ासतौर पे हमारे टीचर्स को भी बताएं कि ये जो आर्मी में या जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी अफवाज हैं, उसमें जो है किन खूबियों के तहत जो है वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। आप बच्चों में वो क्या खूबियाँ देखें कि उनको मशवरा दें कि आप जाएं और खिदमत करें, तो इस बारे में बताएं कि बचपन से ही ये तो कहा जाता है कि सेहतमंद होना चाहिए, एक एवरेज हाइट होना चाहिए। उसके अलावा क्या ऐसी खूबियाँ किसी बच्चे में देखें कि हम ये समझें कि ये वहाँ जाएगा और अच्छी खिदमत कर सकेगा? नहीं, ये एक मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूँगा इस चीज़ को कि भाई जो हट्टा कट्टा है या फिर जो है 6 फीट की बॉडी हो, 6 फीट का हाइट हो, तभी जो है कोई आदमी आर्म फोर्सेस के लिए या पुलिस के लिए एलिजिबल है। वैसा नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट मीट करने के बाद में ट्रेनिंग होती है। सेलेक्ट हो गए अगर, तो ट्रेनिंग में फिर वो आपको ट्रेन करके उस लायक बना देते हैं, उस काबिल बना देते हैं कि आप फिज़िकल फिटनेस अपना जो है सस्टेन कर सके, मेंटेन कर सके। बेसिक जैसे कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है, पहले मैं वो बता देता हूँ। कांस्टेबल सीआरपीएफ या सीएपीएफ की वैकेंसीज एसएससी के थ्रू निकलती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, तो वो अभी शायद आने भी वाली है कुछ दिन बाद में। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिकुलेट्स जितने भी हैं, चाहे आपको जॉब करनी है नहीं करनी है वो आप बाद में डिसाइड करें, लेकिन पहले आप अप्लाई करें, एग्ज़ाम लिखें, आपको आइडिया लगेगा कि है क्या चीज़ और किस तरीके से। फिर कुछ बेनिफिट्स भी मैं गिनवा देता हूँ कि एक कांस्टेबल को जो मैट्रिक पास होता है, हमारे पास में करीब 35,000 की सैलरी है जी, स्टार्टिंग सैलरी 35,000 है, और उसका रोटी कपड़ा और मकान तीनों फ्री है। तो दैट मीन्स कि आपका जो 35,000 है, आप स्ट्रेट अवे जो है उसमें से 1-2 हज़ार अपने ऊपर खर्च करके बाकी पूरा आप सेव कर सकते हैं जी। तो ये जो रहने का अकोमोडेशन आपका ख़ुद का जो जहाँ पे आप पोस्टेड हैं वो, उसके अलावा एनी स्टेट कैपिटल ज़्यादातर जहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स है उसमें अपने फैमिली के लिए भी वो गवर्नमेंट क्वार्टर 2 बेडरूम का मिल सकता है। कपड़ा यूनिफॉर्म सारा फ्री है और हर महीने राशनिंग अलाउंस मिलता है। तो उस तरीके से जो है बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। आज अगर आप देखें तो कई MBAs भी 12-15 हज़ार की नौकरी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से ले पाते हैं। तो जब इतनी वैकेंसी निकलती है और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर,
अगर साल भर आप अपना निकाल करके एक साइड में रख दें कि हाँ ये एक साल में मैं मेहनत कर लूँगा, सारी चीज़ों से दूर हो करके, सारे खुराफात से दूर हो करके, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर हो करके, तो एक साल के अंदर में इट इज़ वेरी इजीली अचीवेबल कि किसी ना किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो कांस्टेबल के लिए जैसे बेसिक फिज़िकल रिक्वायरमेंट है वो 170 हाइट है और 80 सेंटीमीटर चेस्ट है। ये सब चीज़ें नेट पे अवेलेबल है और कोई भी बच्चा या उसके पेरेंट्स ये चीज़ देख करके और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद सीधे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं पाया गया तो आपका सिलेक्शन तय है और फिर 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में फ़िज़िकल फिटनेस बन जाती है और वैसे ही लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा आपका इजीली 4-5 साल जिस तरीके की ट्रेनिंग होती है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें जी। तो कांस्टेबल के लिए जैसे 10th क्लास है, अगर कोई कहता है कि नहीं कांस्टेबल नहीं मुझे ऑफिसर ही बनना है तो फिर ही हैज़ टू वेट टिल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होते ही आप ये सब, अभी सुनने में आया है कि तेलंगाना में 5000 वैकेंसीज पुलिस में निकलने वाली है जी। तो उसमें है अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू पैरामिलिट्री का एग्ज़ाम होता है। पिछले साल उसमें करीब 2000 वैकेंसीज निकली थी और बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें, तो वो सारे एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। देन CAPF का तो रेगुलर है, आप UPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे पूरा टाइम टेबल दिया होता है कि कौन से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन किस तारीख को निकल रहा है, किस तारीख को एग्ज़ाम है, कब इंटरव्यूज़ हैं, कब रिज़ल्ट आएगा, सब चीज़ उसके अंदर में लिखा होता है जी। तो ये सब ट्राई करना है। एज़ फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न, मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स को जो है बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस में भी जाएं, हर किस्म के गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। ये जो पैरामिलिट्री का है वो भी अच्छा है। अग्निवीर का भी नई स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है आर्मी के लिए जी। तो आर्मी में जो सिलेक्शंस होते थे पहले 15 साल के लिए जनरली लोग करते थे, उसके बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो अभी उसको जो है रिड्यूस करके 4 या 5 साल का कुछ किया है। नई स्कीम है, अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं उसके लेकिन वो भी एक अच्छी चीज़ है बिकॉज 5 साल आप यंग एज में मेहनत करके पहले तो अपनी सेहत बनाएंगे, देश की सेवा करेंगे, पैसा भी मिलेगा आपको और फिर एज ए गोल्डन हैंडशेक वापस आपको 5 साल बाद में सिविलियन लाइफ में आना है तो उस वक्त आपको गवर्नमेंट कुछ पैसा दे करके, शायद जो बता रहे हैं अभी के 10-12 लाख रुपए तो मिनिमम मिलेंगे, तो वो लेके फिर आदमी या तो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है उस चीज़ को या कुछ बिजनेस कर सकता है या अपना कोई स्किल डेवलप करके अपना कोई और कारोबार देख सकता है। जी। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि बच्चों को इनकरेज करें जी। और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये करना ही नहीं है हमको, क्योंकि प्रोफेशन कोई भी ख़राब नहीं होता। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता और हर प्रोफेशन में अच्छे और ख़राब लोग ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को देख करके आप जो है उस प्रोफेशन के बारे में कोई राय कायम नहीं करना चाहिए जी। तो इसीलिए आई वुड रादर रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों को इनकरेज करें इन सब चीज़ों में और 1 साल 2 साल अगर इफ़ दे सेट असाइड और उसमें मेहनत कर लेंगे तो लाइफ आगे चल के बहुत आसान हो जाए। इसमें यानी अच्छी तनख्वाह के अलावा जो थ्रिल है और जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग से है। जो थ्रिल है, सेटिस्फैक्शन है, एडवेंचर है, जिसको जिस तरीके का चाहिए वो सब चीज़ें मिलती हैं। लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है आपको। भाई आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो ऑब्वियसली सारे लोग आपको देख करके ही सैल्यूट करने लग जाते हैं जी। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है जी। तो ये चीज़ें और फिर ऑब्वियसली आप सैक्रिफाइस भी बहुत करते हैं इसके अंदर। फैमिली लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है इसमें, क्योंकि बरसों बीत जाते हैं, आपको फैमिली के साथ रहने का मौका नहीं मिलता। सर्विस जिस जगह पे होती है वहाँ पे फैमिली फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन इट इज़ अप टू यू। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर जी। सब मैनेज किया जा सकता है जी। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी मौके हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आर्म्ड फोर्सेस में जैसे हर एक एंट्री अलग अलग तरह की है। आर्मी में डॉक्टर्स की एंट्री अलग होती है। जैसे आर्मी का मैं बताना भूल गया, NDA का एक एग्ज़ाम होता है
तो वो इंटरमीडिएट के बाद में लिखा जा सकता है, जिसमें बहुत ही टफ कंपटीशन है। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज जो है शायद वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो उसके बाद में अगर कोई होगा तो शायद ये एनडीए का होगा। बहुत टफ एग्ज़ाम है, लेकिन वो एक बार कोई क्रॉस कर लेता है तो उसके लिए एकदम लाइफ बन जाती है उसकी। और कितने आर्मी के जनरल जितने भी चीफ्स हुए हैं आर्मी के, वो ज़्यादातर एनडीए से आए हैं जी। फिर उसके अलावा एक सीडीएस भी एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, वो ग्रेजुएशन के बाद है, तो उसकी ट्रेनिंग आईएमए में होती है मसूरी में। तो प्रोफेशनल्स के लिए भी आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर ये एएफएमसी एक है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में, उसका एक एग्ज़ाम होता है जो नीट के जैसा ही, और वो लिख करके जाएंगे तो आर्मी में आपको आगे आगे इवन पीजी करने के भी मौके मिलते हैं और अच्छे चांसेस हैं उसके। जी, बेहद शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी मालूमात हमें हम पहुँचाई। जी शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कमांडेंट सीआरपीएफ मोहम्मद अब्दुल मजीद रिजवान साहब से, और हमारी गुफ्तगू का मौजू था करियर्स इन द आर्म फोर्सेस। नाज़रीन, उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।